अब हमने ये देख लिया कि जो मून है उसकी वजह से क्या क्या अर्थ पे हो सकता है, और उसका जो मोशन जो उसका कर रहा है, जो वो अर्थ के अराउंड किसकी वजह से कर रहा है, एक तरह की ग्रेविटेशन पुल की वजह से कर रहा है। इस जो सेंटीमीटर फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या ग्रेविटी बोल देते हैं अर्थ के केस में, क्योंकि हर प्लैनेट अपनी अपनी ग्रेविटी रखता है। अर्थ के केस में हम ग्रेविटी बोल देते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगा रहा है जो उसके सरफेस पे रखा है। ओके, अब जरा हम आगे समझते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, मीडियम कैसा होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड केस इसमें क्या है कि ये हर बार कैसा रहेगा, अट्रैक्शन ही रहेगा, इसका नेचर रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का ही ये रहने वाला है। नाउ थर्ड वन, इसका क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी ओर। थर्ड है ये वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, सबसे कमजोर फोर्स यही है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ओके, उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज हम इसकी कहेंगे कि ये दो बॉडी की इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे डिपेंड है, कितनी डिस्टेंस पे है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा उस केस में। ठीक है, अगला केस अगर इसकी बात करें तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स यानी कि ये दो बॉडीज के सेंटर से सेंटर के अलॉन्ग मिलने वाली लाइन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं जरा वो देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, ये मोशन को डिफाइन करने के काम आता है। ये क्या करता है, ये मोशन को डिफाइन करने के काम आता है। किसका मोशन, जो हमारे मून का मोशन है अर्थ के अराउंड, जो हमारी अर्थ का मोशन है किसके अराउंड, सन के अराउंड, और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो जो मोशन करते हैं, ठीक है, सन के अराउंड, ये उनको भी डिफाइन करने का काम करता है। ओके, क्योंकि ये सब सन के अराउंड घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मेजर रोल किसका है, मेजर नहीं बहुत बड़ा रोल है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, और कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है मैंने पहले ही बताया था। इसकी वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। नंबर 5, इसकी वजह से क्या है, हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है कि बारिश हो रही है, बूंदें हमेशा नीचे को गिरती हैं। और दूसरा, हमें स्नोफॉल भी इसी की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, यही सब क्या है, मेन इसकी एप्लीकेशंस हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा और कहाँ कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये अट्रैक्शन नेचर इसका कैसा है, अट्रैक्शन का है, दो ऑब्जेक्ट को खींच के रखेगा, और ये कैसा है, वीकेस्ट फोर्स है। ओके, और ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उनके मासेस पे डिपेंड करेगा, और जो अगली चीज है कि ये सेंटर के अलोंग वर्क करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है F=G(m1m2/r²). ओके, अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, जैसे हमने रेशनल नंबर की बात की थी, रेशनल नंबर हमने पढ़े हैं वैसे बहुत सारे। अगर किसी रेशनल नंबर में मान लो 1/3 है, कहीं पे 1/7 है, कहीं पे 1/9 है, इनमें से अगर बोला जाए किसकी वैल्यू बड़ी होगी, ओके, तो यानी कि इस वाले की वैल्यू क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर जितना स्मॉलर होगा उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखें कि जो ये r है, ओके, ये r है कहाँ पर, डिनोमिनेटर की साइड में है, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें, ओके, डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और जब वैल्यू बढ़ती जाएगी नीचे तो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या आएगी,
डिक्रीज होती जाएगी और कम होती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पहला केस, यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स, मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस तुमने ज़्यादा कर दी तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस तुमने कम कर दी तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है उनके मासेस पे। ठीक है, अगर उनका मासेस क्या है, मासेस का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा आ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा उस केस में, ज़्यादा होगा। इन दोनों ही सिचुएशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, टुगेदर डिपेंड करता है। मास भी ज़्यादा होगा और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अगर मास कम है और डिस्टेंस तुमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। और मास कम है और डिस्टेंस तुमने कम कर दी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे कुछ वैल्यू अपनी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये नीचे पूरा खेल किसका है, इसमें डिनोमिनेटर का है। डिनोमिनेटर को समझने की कोशिश करो कि हमने पहले भी इस चीज़ को देखा है कि हम नंबर्स को ऐसे पहचानते हैं। यहाँ पर ये आर स्क्वायर आया कहाँ पे, डिनोमिनेटर में ही तो आया है। तो अगर आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओके, तो ये फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि नीचे अब इसकी कुछ वैल्यू आना स्टार्ट होगी। मान लो वैल्यू आई, ऊपर की वैल्यू आ गई 2526, नीचे आर स्क्वायर मान लो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इसकी वैल्यू हो गई 8000। अब तुम डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी, कम आएगी उस केस में। ओके।